स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। तो चलिए, हमारी क्लास बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के लिए हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 4 आज स्टार्ट करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सिंप्लेक्स मेथड में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनानी सीखी थी और उनको सॉल्व करना सीखा था। किससे? ग्राफिकल मेथड से। मैंने आपको बताया था जो ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल की जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ग्राफिकल मेथड से सिर्फ हम वही सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक मेथड बताया था उसी चैप्टर में कि हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ने वाले हैं, जो एक पूरा अपना ही अलग मेथड लेके आता है। तो हम सिंप्लेक्स मेथड में किस तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर वेरिएबल्स की जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उनको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, जो 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम्स है आप उनको किससे यूज सॉल्व कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से भी और सिंप्लेक्स मेथड से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लेक्स मेथड बड़ा है लेकिन बहुत इजी मेथड है, आप लोग समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सिंप्लेक्स मेथड डिस्कवर किसने किया था, यानी डेवलप किसने किया था। एक साइंटिस्ट था आपका जॉर्ज डेजविन, उसने आपका सिंप्लेक्स मेथड डेवलप किया था। तो चलिए पढ़ लेते हैं सिंप्लेक्स मेथड से किस तरह से हम लोग अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, एक बात और, अगर आपसे कोई पूछने लगे ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में डिफरेंस क्या है, अभी बताया मैंने आपको, जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुई है। उससे पहले ग्राफिकल मेथड में 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम एंड सिंप्लेक्स मेथड में 2 और मोर वेरिएबल्स। ऑलराइट, नाउ मेथड पढ़ने वाले हैं हम कि किस तरह से, किस मेथड से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको मेथड लिखाऊंगी, फिर उन मेथड को आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं मेथड हमारा क्या है। चलिए देखिएगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं, जो जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंप्लेक्स मेथड बार डेवलप बाय जॉर्ज डाल्टेजिंग इन 1947। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, फर्स्ट मेथड, हमारे पास 3 मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला ग्राफिकल मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट अब हमारा है सिंप्लेक्स मेथड यानी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इससे नेक्स्ट है हमारे पास बिग मेथड, और इससे पहला है 2 सल्फर वेरिएबल, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। नाउ हम पढ़ते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसका फर्स्ट स्टेप है इफ द गिवन प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन। अगर आपको कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, वो आप लोगों की मिनिमाइजेशन में है, कन्वर्ट इनटू द मैक्सिमाइजेशन, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करोगे। किस तरह कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं आपको पता तो एक बार देख लीजिए। मान लीजिए आपको कोई भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम दी हुई है, तो आप उस प्रॉब्लम में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और जो माइनस z आपका आएगा उसको आप क्या लिखोगे? z' आप लोग उसको लिखोगे। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है आपका मेक ऑल द बाईज नॉन नेगेटिव। देखिए, आपका जो अगर बाईज आपके नॉन नेगेटिव नहीं है तो आप लोग उनको नॉन नेगेटिव बनाओगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 7x1 माइनस 8x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब देखिए, ये नॉन नेगेटिव नहीं है, इसको नॉन नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने जो बाईज होते हैं उनको नॉन नेगेटिव बनाएंगे। ये सेकेंड स्टेप है। नाउ थर्ड स्टेप है आपका कन्वर्ट इनइक्वलिटीज ऑफ कांस्टेंट इनटू इक्वेशन। जो इनइक्वलिटी आपको दी हुई होगी कांस्टेंट्स, उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते थे मैंने आपको बताया था, स्लैग और सल्फर वेरिएबल्स के यूज करके हम अपने इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में चेंज करते थे। अगर लेस देन है तो स्लैग वेरिएबल यूज होगा, और ग्रेटर देन है तो सरप्लस वेरिएबल यूज होगा। क्वेश्चन में बताएंगे किस तरह से यूज करते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट द सिंप्लेक्स टेबल। इसके बाद जब हमारे पास इतना हो जाए, हम क्या बनाएंगे? सिंप्लेक्स टेबल हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं अभी एग्जाम्पल कराएंगे, तब बताते हैं। नाउ स्टेप 5 लास्ट है आपका टेस्ट द इनिशियल बेसिक फिजिबल
ऑफ ऑप्टिमलिटी। आपको लास्ट में जब आपकी टेबल भी बन जाए तो आपको क्या करना है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। उसके क्या पॉइंट्स है, कैसे आप लोग देखोगे वो मैं अभी बता रही हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। आई थिंक आपको ये समझ में आओगे। सबसे पहले मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में, फिर बाइस को नॉन नेगेटिव में, फिर कांस्टेंट को इक्वेशन में, फिर सिंपलेक्स टेबल बनानी है एंड फिर ऑप्टिमल टेस्ट करना है। इजी पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए, जो अभी हमने 5th पॉइंट पढ़ा था ऑप्टिमल टेस्ट करना है, तो वो किस तरह से करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ हमारा डेल्टा आई जे जो हम सिंपलेक्स टेबल में निकालेंगे अगर लेस देन होगा 0 से, तो फॉर ऑल जे द सॉल्यूशन अंडर कंसिडरेशन इज ऑप्टिमल। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल होगा। द अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी एक्सिड। अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर डेल्टा जे आपका क्या होगा, 0 होगा। इफ डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन इज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर आपका डेल्टा जे लेस देन होगा 0 से तो आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आप लोग अभी ऐसे ही समझ लीजिए। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। नाउ सेकंड पॉइंट है, इफ डेल्टा जे ग्रेटर देन है 0 से फॉर ऑल जे आई डॉट ई दैट इज इफ एट लीस्ट 1 आपका कोई भी एक डेल्टा जे क्या है, पॉजिटिव है, तो द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज नॉट ऑप्टिमल। ध्यान रखिएगा, अगर डेल्टा जे लेस देन है 0 से तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा और ग्रेटर देन है 0 से तो सॉल्यूशन क्या होगा, नॉट ऑप्टिमल आपके पास हो जाएगा। और ये ऑप्टिमल की दो सॉल्यूशन कंडीशन है आपके पास। अगर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर डेल्टा आई जे आपके पास 0 होगा, और अगर लेस देन 0 होगा तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप लोगों के पास होगा। और अगर ग्रेटर देन किससे है, 0 से, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो नॉट ऑप्टिमल होने वाला है। इफ कॉरस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे, आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे है, ऑल एलिमेंट ऑफ द कॉलम वाई जे आर नेगेटिव एंड 0। और जब हम वाई जे निकालेंगे वो क्या है आपके पास, नेगेटिव और 0 है। द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल भी क्या होगा आपका, अनबाउंडेड आपके पास होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपके पास, द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल। कोई एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास है प्रेजेंट इन अ बेसिस, वो प्रेजेंट है आपका इन नॉन जीरो ऑफ द प्रॉब्लम। नॉन जीरो के रूप में बेसिस में आपका प्रेजेंट है, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, विल हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो आपका क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, यानी उसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। ये 4 पॉइंट है आपके ऑप्टिमल टेस्ट के लिए। आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाले हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दी हुई है। z इज इक्वल्स टू 40x1 प्लस 35x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारे पास दिए हुए हैं 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 60, 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 96 और x1 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें दिए हुए हैं। अब देखिए, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया। फर्स्ट, अगर मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में करनी है, तो ये तो ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, सारे 22 जो हैं आपके वो नॉन नेगेटिव बनाने हैं। देखिए दोनों नॉन नेगेटिव हैं, तो सेकंड पॉइंट हमारा फिनिश। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास है, क्या था कि हमारे जो इनइक्वेशंस हैं यानी इनइक्वलिटीज़ हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है, तो थर्ड पॉइंट हमें करना पड़ेगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्या था हमारा, सिंप्लेक्स टेबल हम बनाएंगे, और नेक्स्ट हमारा ऑप्टिमल टेस्ट हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लिखिएगा द गिवन प्रॉब्लम किस में है, ये मैक्सिमाइजेशन में ऑलरेडी। तो आप लिखोगे द गिवन प्रॉब्लम ऑफ
मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल बाइज क्या है आपके ऑलरेडी किस में है, पॉजिटिव, तो ऑल बाइज आर ऑलरेडी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, हमको इन इक्वेशन को, इनइक्वलिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, कन्वर्टिंग द inequalities into equation by using slag and sulfur variable, by using slag and surplus variables। मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ लेस देन होगा वहाँ पे हम सल्फर वेरिएबल यूज़ करेंगे, स्लैग वेरिएबल, और जहाँ ग्रेटर देन आता है वहाँ सरप्लस वेरिएबल। तो हमारे पास अभी क्या है, दोनों लेस देन है, तो हम स्लैग वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो देखिएगा x2x1 प्लस 3x2 क्या करते थे, स्लैग वेरिएबल में प्लस करते थे कोई अदर पॉजिटिव वेरिएबल, x3 इज इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट है हमारे पास 4x1 प्लस 3x2 प्लस क्या करेंगे, x4 इज इक्वल्स टू 96। तो ये हमारी जो इनइक्वलिटीज थी हमने उनको कन्वर्ट कर लिया है इन इक्वेशन में। तो अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या बन गई, देयरफॉर द गिवन प्रॉब्लम बिकम्स, किस तरह की हो जाएगी, देखिएगा जो मैक्सिमाइजेशन है आपका, मैक्सिमम z क्या है 40x1 प्लस 35x2, ओके, एंड सब्जेक्ट टू क्या है हमारे पास, जो हमने इन इक्वेशन बनाई है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 60 एंड 4x1 प्लस 3x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 96। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमारा था स्लैग एंड सल्फर वेरिएबल का थर्ड पॉइंट, वो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स टेबल हम बनाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद आप लिखिएगा स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। अब ये हमने जो बनाई है ये है आपकी सिंप्लेक्स टेबल। इसको किस तरह से फिल करते हैं मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको दिया हुआ है बेसिक वेरिएबल, फिर आपको कॉस्ट लिखनी है, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ जे, यानी आपको जो वो दिया होगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम उसकी कॉस्ट यहाँ पे फिल करनी है, और यहाँ पे उनका बेसिक लिखना है कि वो कितने उसके हैं, मतलब प्रॉब्लम उसकी कितनी है ना। यहाँ पे आप लोगों को मैट्रिक्स सॉल्व फिल करना है ये वाला, और इधर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, पहले कॉस्ट ऑफ जे भरते हैं। क्या है हमारे पास 40, x2 y की कितनी है यानी 35, और बाकी कितनी है 0। ठीक है, अब ये फिल करते हैं। क्या है हमारे पास 2, 3, कॉफिशिएंट देखिएगा x3 के पास है 0, और सॉरी x3 का 1 है एंड x4 0। इसी तरह से हम इसका फिल करते हैं, तो हमारे पास कितना है 4, 3, 0, 1। अब बात करते हैं जो बेसिक वेरिएबल, और ये वाला हमें क्या फिल करना है, जो हमें इक्वेशन दी है उसके लास्ट में जो हमें कॉस्ट दी हुई है हम यहाँ पे वो फिल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम बेसिक वेरिएबल की। देखिएगा अपनी इतने पोर्शन में जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक बन रहा है, यानी यही तो बन रहा है 1, 0, 0, 1। ये कितने कौन से वेरिएबल बना रहे हैं, y3 एंड y4। तो ये आपके क्या होंगे बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ आप क्या फिल करोगे y3 एंड
y4। अब जरा देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है, दोनों की 0 है, एक ये रही एक ये रही, तो यहाँ क्या पुट करना है 0। अब देखिए हम निकालेंगे ji, तो ji निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम ji, हमारे पास है डेल्टा ji इज इक्वल्स टू, हम निकालेंगे जे को Cj माइनस Cj, यानी जो हमारे पास कॉस्ट दी हुई है Cj में से माइनस करेंगे Cb कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल एंड yi, ठीक है, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है j, किसके लिए 1 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू C1 माइनस CB और y1। तो देखो C1 यानी कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल की क्या है हमारे पास 0। देखिएगा Cj हमारे पास क्या है, Cj है हमारे पास 40, ठीक है 1 के लिए, तो 40 माइनस बेसिक वेरिएबल में कितनी है 0 और y1 के लिए 2, तो किस तरह से निकालेंगे 0 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट के लिए 0 इंटू 4, इस तरह से हम अपना डेल्टा जे निकालेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे हम अपना डेल्टा जे निकालते हैं। क्या रखेंगे डेल्टा जे निकालने के लिए, इसके लिए Cj यानी ऊपर वाला जो इसका आपके पास कॉस्ट दी हुई है, फिर बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट और मल्टीप्लाई y1, ठीक है ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 40, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 40। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हमारे पास बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट 0 है तो जो हमारी कॉस्ट थी वही आएगी, निकाल के देख लीजिएगा चाहे, तो हमारे पास क्या आएगी 40 35 0 एंड 0। नहीं बात करते हैं आप मिनिमम रेशियो की, तो मिनिमम रेशियो हम कैसे निकालते हैं, देखिए जो हमारा ji है उसमें देखते हैं हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास 41, इसको हम क्या बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, इसको हम बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर, क्या लिखेंगे IC। तो जो इनकमिंग वेक्टर की वेरिएबल हमारे पास होते हैं उससे हम xb को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप लोग डिवाइड कीजिए 60 को 2 से कितने आ जाएगा 30 एंड 96 को 4 से तो कितना आ जाएगा 24। अब देखिए इस वाली लाइन में तो देखते हैं मैक्सिमम और इस वाली लाइन में देखते हैं मिनिमम, तो ये क्या हो गया हमारा आउटगोइंग वेक्टर, ये हमारा आउटगोइंग है। अब देखिए की एलिमेंट कौन सा बन जाता है, इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर से जो वेरिएबल बन रहा है ये, इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट, ठीक है, ये आपके पास आया की एलिमेंट। देखिएगा एक बार और, हमने पहले फिल कर लिया, फिल करना आ गया होगा आपको, ji निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे डेल्टा जे, पुट करेंगे इस लाइन में यानी डेल्टा जे में, देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 40 को हम क्या बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर, ठीक है IC। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनकमिंग वेक्टर आया उसको हम डिवाइड करेंगे मिनिमम रेशियो निकालने के लिए। इस मिनिमम रेशियो में सबसे मिनिमम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उसको क्या बनाएंगे आउटगोइंग वेक्टर। अब हमारे पास देखिए क्या आ जाता है, जो इनकमिंग वेक्टर है वो आ जाएगा और आउटगोइंग यहाँ से चला जाएगा, यानी y4 के प्लेस पे क्या आ जाएगा y1। तो देखिएगा हमारी टेबल आगे क्या बनने वाली है, y3 हमारा एज इट इज ही रहेगा, इसकी कॉस्ट भी, y1 लिखेंगे किसके प्लेस पे y4 की, क्योंकि आउटगोइंग होगा, इनकमिंग हमारे पास y1 है, तो हम इसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास 40, ठीक है। नाउ हम क्या लिखेंगे, वही xb की वैल्यू हमारे पास जितनी थी पुट करेंगे xb की वैल्यू, तो देखिए हम पुट कर लेते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो वाला पुट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब जो हमारा की एलिमेंट है उसको हमें 1 बनाना होता है, ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन में हम क्या करेंगे 4 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे किसको से, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो की एलिमेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से करते हैं 4 से डिवाइड, यहाँ तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3/4, यहाँ 0 एंड 1/4,
4, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ अब हमें ये वाली वैल्यू फिल करनी होती है। तो चलिए देखिए ये वाली वैल्यू हम कैसे फिल करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग देख लीजिए, जो की एलिमेंट हमने 1 बनाया उसके ऊपर और उसके नीचे हम 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा की एलिमेंट हमारे पास आया है उससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखिए ये वाली वैल्यू हमें फिल करनी होती है तो हम किस तरह से फिल कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस करके 4 से यानी की एलिमेंट हमारा जो आया उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं 60 की 4 में तो हमारे पास आ जाएगा 240। 60 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास 240 आएगा। एंड फिर 96 की हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 192। तो देखिएगा 240 प्लस 192 किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करना, सॉरी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48/4 की डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 12। तो यहाँ क्या फिल करने वाले हैं हम 12। देखिए कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें एंड डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फिल हो गया, ये हमारे पास ऑलरेडी फिल, अब ये फिल करना है। तो यही वाला की एलिमेंट वाली रो और ये वाली रो लेके चलेंगे। क्या करा था हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्या करेंगे दोनों को माइनस, तो इंटू करके मल्टीप्लाई कीजिए 12 माइनस 6/4 कितना आ जाएगा 6/4, 3 2 6 2 3 2 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ 3/2 हमारे पास आ जाएगा। नाउ ये वाला तो खत्म हो गया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ की। तो इसको और इसको हम लेके चलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो 4 - 0/4 कितना, देखिएगा इधर से मैक्सिमम लिमिट देख ली हमने, वैल्यू क्या आ रही है तो इसको इनकमिंग वेक्टर बोलेंगे। और इधर से मिनिमम वैल्यू देखते हैं यानी 8 हमारा मिनिमम है, ये क्या है आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, नाउ आगे अपनी जो हमारी टेबल है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए उधर, आगे देखिएगा टेबल को किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सेम एज इट इज हमारे पास क्या। तो देखिएगा हमने अपने इनकमिंग वेक्टर से हमने की एलिमेंट बना लिया है। नाउ आउटगोइंग वेक्टर चला जाएगा। इनकमिंग वेक्टर कौन सा बना y2, उसको हमने लिख लिया, उसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई है। की एलिमेंट को 1 बनाना होता था तो 2/3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा 12 में 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 3 4 12, कितना आएगा हमारे पास 8। नाउ यहाँ कितना आएगा 0 1 और इसमें कितना आ जाएगा आपका 2/3 एंड माइनस 1/2 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा -1/3। ठीक है, नाउ फिल करेंगे ये वाली वैल्यू, इधर मिनिमम रेशियो भी आना है हमारे पास अभी। तो फिल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो एलिमेंट्स हमें दिया होता है कि एलिमेंट्स उसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और डिवाइड करते हैं इससे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18। देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा 3/2 से, तो हमें मिलने वाला है 18 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट को इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, 3/2 से क्या करने वाले हैं डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट ये वाला और ये वाला एलिमेंट हम लेके चलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हमारा की एलिमेंट होता है उससे नीचे हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख लेंगे उसके नीचे। तो उसके नीचे हमने दोनों जगह 0 पुट कर लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके करेंगे, इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस। चलिए देखिए, जब हम लास्ट के लिए निकालेंगे डेल्टा आई जे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए सी आई जे कितना है
0। नेक्स्ट सी भी हमारे पास कितना है 35, 35 मल्टीप्लाई 3 में करने के बाद और इसके इसमें करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -25 अपॉन कितना आ जाएगा, देखिए 25 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 3। ऑलराइट, नाउ मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो उधर से निकाल लेते हैं, तो मिनिमम रेशियो हमारे निकालेंगे नहीं, क्यों, देखिए अब हमारे पास हमारी टेबल पूरी हो गई है। जो हमारे डेल्टा आई जे है, हमने अभी टेबल में पढ़ा था ऑप्टिमली जो हम करते थे, डेल्टा आई जे किससे आने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो आप लोग लिखेंगे सिंस डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0 हैंस द सॉल्यूशन इज यूनिक ऑप्टिमल। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो आ गया हमारा यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर हमारे पास दो सेम टर्म आ जाती तो वो हमारा अल्टरनेटिव यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। अब हमारे पास दोनों अलग अलग हैं और डेल्टा आई जे 0 से छोटा भी है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल से आपको इतना समझ नहीं आया होगा, अगर हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान लगाइएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।